नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। राहुल गांधी आजकल जो मुद्दे उठा रहे हैं, खास तौर से नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद से, और बल्कि कहें कि लोकसभा चुनाव के समय से, मेरी नज़र में वो मुद्दे जो हैं उनके लिए, बाकी कोई और उठा रहा होता तो उसकी क्रेडिबिलिटी अलग होती। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए वो प्याले में तूफान उठाने जैसा है। अब आप कहेंगे कि अगर मुद्दे गंभीर हैं, कोई और उठाए तो वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं, राहुल गांधी और कांग्रेस उठाएं तो कम महत्व के हो जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मुद्दा अगर महत्वपूर्ण है तो महत्वपूर्ण है। तो उसका बताता हूँ कारण क्यों कह रहा हूँ। इसे समझने के लिए कांग्रेस का अतीत और इतिहास भी देखना पड़ेगा, और कांग्रेस का 77 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसकी भी पड़ताल करनी पड़ेगी। एक मुद्दा लेते हैं, अभी सबसे ताज़ा मुद्दा है लेटरल एंट्री का। सेंट्रल गवर्नमेंट में डोमेन एक्सपर्ट्स को लाने के लिए कि जो विषय के जानकार हैं उनको जो है ब्यूरोक्रेसी में अपेक्षाकृत जूनियर पदों पर लाया जाए, जॉइंट सेक्रेटरी तक के। अब आप देखिए कि पहले तो कांग्रेस की बात कर ले। इसकी शुरुआत कब से हुई? मैंने एक वीडियो में आपको बताया था विजय लक्ष्मी पंडित को कैसे सीधे फॉरेन सर्विस में ले लिया गया था। उनका कोई सिविल सर्विसेज का, फॉरेन सर्विस का बैकग्राउंड नहीं था। वो कभी स्कूल नहीं गई थी, कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी। जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, देश के पहले प्रधानमंत्री की, इसलिए सीधे जो है वो फॉरेन सर्विस में आ गई और मॉस्को में भारत की राजदूत बन गई। तो वो किस्सा बता चुका हूँ। उसके अलावा पीएन हक्सर सीधे जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में आए और 70s में इंदिरा गांधी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन गए, यानी प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी। और पीएमओ उन्हीं का सेट किया हुआ है। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस कैसा हो, कितने लोग हों, किस तरह से काम करे, ये सब सेटअप किया हुआ उन्हीं का है। लेटरल एंट्री वाले थे। उनके जो उत्तराधिकारी बने पीएन धर, वो इकोनॉमिस्ट थे, वो भी सिविल सर्विसेज से नहीं थे, सीधे लेटरल एंट्री हुई। और वो भी कहने की ज़रूरत नहीं है कि जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर सीधे आए थे। 2004 से 2014 तक जो देश के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह, वो भी कॉमर्स मिनिस्ट्री में 70s में जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में आए थे। लेटरल एंट्री। वैसे तो लिस्ट बड़ी लंबी है। अर्जुन सेन गुप्ता, जेएच पटेल, बिमल जालान, मोंटेक सिंह आहलूवालिया, और कांग्रेस के इस समय जो मुख्य प्रवक्ता हैं जयराम रमेश, वो भी लेटरल एंट्री के जरिए आए हैं, जो सबसे ज़्यादा विरोध में बोल रहे हैं, जो खुद लेटरल एंट्री का प्रोडक्ट है। अब ये कांग्रेस का दोहरा मापदंड देखिए। इसके अलावा विजय केलकर, राकेश मोहन, रमेश सोनी और वी कृष्णमूर्ति, और एक और पुराना नाम जोड़ दूँ, एम.ए. वदूद खान। इनका नाम भी आप में से ज़्यादातर लोगों को याद नहीं होगा, सुना भी नहीं होगा शायद। ये टाटा ऑयल मिल के चेयरमैन थे। इनको सीधे स्टील सेक्रेटरी बना दिया गया था। फिर मनमोहन सिंह सरकार के समय सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन बना, नौकरशाही में परिवर्तन के बारे में, रिफॉर्म के बारे में। उसकी रिकमेंडेशन है कि लेटरल एंट्री की व्यवस्था होनी चाहिए। वीरप्पा मोइली को आप जानते हैं, कांग्रेस के नेता थे, पार्टी और सरकार में बड़े पदों पर रह चुके थे, कि कमीशन की रिकमेंडेशन जो है मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तब आई थी। कांग्रेस ने अगर उसको लागू किया होता तो आज ये विवाद ही नहीं होता। फिर भी हम ये मान लेते हैं कि भाई ये सब जवाहरलाल नेहरू ने किया, इंदिरा गांधी ने किया, राजीव गांधी ने किया, पीवी नरसिम्हा राव ने किया, दूसरे लोगों ने किया। उस समय राहुल गांधी तो राजनीति में थे नहीं, तो उसके बारे में उनकी जो भी राय थी, जो भी रही हो, वो उनकी निजी राय ही थी। बात करें राहुल गांधी जब राजनीति में आए 2004 में, 2004 से 2014 तक उनकी पार्टी की सरकार रही। उस समय लेटरल एंट्री हुई, तब क्यों चुप रहे? और उससे भी ज़्यादा 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। 2014 से 2024 तक 10 साल तक वो देश के प्रधानमंत्री रहे, अब भी है। तो इन 10 सालों में मोदी सरकार ने लेटरल एंट्री के सिद्धांत पर चलते हुए बहुत से लोगों को नौकरशाही में शामिल किया।
जो डोमेन एक्सपर्ट थे, अपने विषयों के जानकार लोग थे। कांग्रेस पार्टी का आपको एक भी बयान नहीं मिलेगा, और राहुल गांधी का तो बिल्कुल नहीं मिलेगा कि वो लेटरल एंट्री के खिलाफ थे। ये 4 जून के बाद का डेवलपमेंट है, खासतौर से लेटरल एंट्री वाला। अब राहुल गांधी को हर चीज में जाति खोजना है। उनको लग रहा है कि उनको प्रधानमंत्री केवल जाति का मुद्दा बना सकता है। तो किसी भी अगर नेता को लगता है कि कोई एक मुद्दा है जो उसको आगे ले जा सकता है तो उसको उठाता है, इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। सवाल ये है नियत का। जब आप ऐसे गंभीर मुद्दे को हास्यास्पद बना देते हैं, अभी पिछले दिनों शायद 24 अगस्त की बात है, राहुल गांधी प्रयागराज गए थे। वहां एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था एक एनजीओ द्वारा। उस कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि मैं मिस इंडिया की लिस्ट देख रहा था, उसमें एक भी दलित, ओबीसी, आदिवासी महिला नहीं। अब इस पर आप सिर्फ हंस सकते हैं। इस बात को जो गंभीरता से लेगा, जरूर उसके दिमाग में कुछ खलल है। कोई सामान्य समझ का व्यक्ति जो है इसे गंभीरता से नहीं ले सकता, राहुल गांधी के अलावा। देखिए, उनकी बातों पर ध्यान दीजिए। आजकल वो इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करते कि वो जो बोल रहे हैं वो बचकाना है, हास्यास्पद है, गंभीर है या नहीं। उनका ध्यान सिर्फ एक बात पर रहता है कि इसको किसी तरह से जाति से जोड़ो, और दूसरा इसको मीडिया कवरेज मिलेगा कि नहीं। तो वो कहावत है ना कि बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा, उसी नीति पर राहुल गांधी चल रहे हैं। देखिए, कोई मुद्दा उठाने का, हर मुद्दा उठाने का राजनीति में एक समय होता है। राजनीति में टाइमिंग का बहुत महत्व होता है कि आप कब कौन सा मुद्दा उठा रहे हैं। मैंने पहले भी एक बार उदाहरण दिया था 2009 के चुनाव का। लाल कृष्ण आडवाणी भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। तो 2004 से 2009 के बीच में मनमोहन सिंह की सरकार की, और खास तौर से मनमोहन सिंह की बड़ी प्रशंसा हो रही थी, और वो चुनाव नतीजे में 2009 के दिखाई दिया। कांग्रेस की सीटें 143 से बढ़कर 206 हो गई। उस समय लाल कृष्ण आडवाणी ने अपने कैंपेन का मुख्य मुद्दा बनाना चाहा कि मनमोहन सिंह इस देश के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री। आम जनता और मतदाता इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। उस तरह की परिस्थिति, उस तरह का माहौल बना नहीं था जो 2014 में बन चुका था। उस समय आपके बिना कहे लोग मानने को तैयार थे कि मनमोहन सिंह जो है कठपुतली प्राइम मिनिस्टर है। तो मुद्दा सही उठाया लाल कृष्ण आडवाणी ने, लेकिन समय से पहले उठाया, तो उसका फायदा होने की बजाय उनको नुकसान हो गया। अब राहुल गांधी पर आते हैं। वो जाति का मुद्दा किस समय उठा रहे हैं? जब मंडल कमीशन की आयोग उनकी सरकार और उनके परिवार के तमाम अवरोधों और विरोध के बावजूद लागू हो चुकी है। वैसे तो 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने संसद में वो प्रस्ताव पास किया था, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया। रिजर्वेशन लागू होना शुरू हुआ 1992 से, 1992 से। तब से अब में जोड़ लीजिए कितने साल हो गए? 32 साल। मंडल आयोग की सिफारिशों, मतलब पिछड़ा वर्ग के रिजर्वेशन से एक नया नेतृत्व उभरा देश भर में, अलग अलग प्रदेशों में, और वो नेतृत्व आज स्थापित हो चुका है। उसके आधार पर पार्टियां बन चुकी हैं। कांग्रेस उस मुद्दे के साथ कभी नहीं रही। और सबसे बड़ी बात, जब मैं समय की बात कर रहा हूं, वातावरण की बात कर रहा हूं, तो देश में इस समय राष्ट्रपति के पद पर, जो सर्वोच्च पद होता है हमारे संविधान के मुताबिक, उस पर कौन है? एक आदिवासी महिला, गरीब परिवार की, सामान्य परिवार की। वो राष्ट्रपति है। और देश का प्रधानमंत्री कौन है? एक पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति जो सामान्य परिवार से आता है, जिसके परिवार ने, जिसके माँ बाप ने बड़ा स्ट्रगल किया। खुद उन्होंने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उनका जीवन संघर्ष से भरा हुआ है। वो यहाँ तक पहुँचे हैं तो कोई जो है उनके माता पिता जो है कि विरासत ने राजनीति की नहीं मिली है।
वो अपने संघर्ष से, अपने परिश्रम से, अपनी योग्यता से पहुंचे। तो राष्ट्रपति आदिवासी समाज से, प्रधानमंत्री पिछड़ा वर्ग से। ऐसे समय में राहुल गांधी खोज रहे हैं कि ज्वाइंट सेक्रेटरी में कितने दलित और ओबीसी हैं, हलवा सेरेमनी में कितने दलित ओबीसी हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरीज में वो संख्या खोज रहे हैं, वो सेना में संख्या खोज रहे हैं, वो जुडिशरी में संख्या खोज रहे हैं, और अब तो वो जो है मिस इंडिया में भी खोजने लगे हैं कि कितने दलित आदिवासी हैं। सवाल ये है कि भाई साहब, आपकी पार्टी का, और आपकी पार्टी जब सत्ता में रही तब उसका रिकॉर्ड क्या है? और चलिए पिछला छोड़ देते हैं, अब जहां आपकी पार्टी सत्ता में है, किन राज्यों में है? कर्नाटक में है, तेलंगाना में है और हिमाचल प्रदेश में। यहीं का रिकॉर्ड बता दीजिए, क्या किया है वर्गों के लिए? क्या आपने ऐसा विशेष किया है जो और किसी पार्टी ने इससे पहले नहीं किया? कौन सा नया कदम उठाया आपने? कौन सा नया मॉडल पेश किया देश के सामने कि देखिए, अगर हमको सत्ता मिलेगी केंद्र की तो हम इस तरह का देश बनाना चाहते हैं, इस तरह का समाज बनाना चाहते हैं। तो आपके पास ऐसा कोई विचार है नहीं। आप ऐसे विचार की बात कर रहे हैं, ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जिन पर आपकी पार्टी और आपके परिवार का ट्रैक रिकॉर्ड बताने में भी आपको संकोच होना चाहिए, लेकिन आप धड़ल्ले से बोल रहे हैं। क्योंकि संकोच सच बोलने वाले को तो हो सकता है, झूठ बोलने वाले को संकोच होगा तो झूठ बोल ही नहीं पाएगा। तो आपको झूठ बोलना है कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खतरे में है। संविधान कब खतरे में था इस देश ने देखा हुआ है। वो साल था 1975, जब आपकी दादी प्रधानमंत्री थी। संविधान तब खतरे में था, लेकिन इस देश के लोगों ने उस खतरे से देश को निकाला, संविधान को भी निकाला। तो आज संविधान भी सुरक्षित है, देश भी सुरक्षित है। तो आप भेड़िया आया चिल्लाते रहेंगे। एक दिन सचमुच अगर भेड़िया आ गया, जिसकी कोई संभावना मुझे नहीं दिखती, तब आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। तो आप अपने अतीत से, अपने इतिहास से, अपने परिवार के, जो आपके परिवार का कामकाज है, उसी से सबक ले लेते, उसी से कुछ सीखने की कोशिश करते। आप ये कह रहे हैं लेटरल एंट्री पर अगर आप विरोध कर रहे हैं मोदी सरकार का, तो आप कह रहे हैं नेहरू गलत थे, इंदिरा गांधी गलत थी, राजीव गांधी गलत थे, मनमोहन सिंह गलत थे, पीवी नरसिम्हा राव गलत थे। उनको बोल सकते हैं आप, उनसे आपके परिवार की कुछ विशेष जो है दुश्मनी है कि जो कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुका हो, देश का प्रधानमंत्री रह चुका हो 5 साल तक, उसके पार्थिव शरीर आप लोगों ने पार्टी के हेडक्वार्टर में आने तक नहीं दिया। मतलब जीवित रहते तो दुश्मनी निभाई, मरने के बाद भी निभाया। और आप ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जिन पर आपका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। कोई एक बयान तो दिखाइए जवाहरलाल नेहरू का, इंदिरा गांधी का, राजीव गांधी का, कि कभी आरक्षण के समर्थन में बोले हों या आरक्षण का विरोध न किया हो। उस पार्टी का व्यक्ति अगर ये बात बोलता है, और आपको राजनीति में आने के बाद 10 साल मिले थे, केंद्र में सरकार थी आपकी, जो चाहे आप कर सकते थे। आप कैबिनेट से सर्वसम्मति से पास प्रस्ताव को फाड़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस में फेंक सकते हैं, नया प्रस्ताव भी लाने में सक्षम थे। तब आपने ये सब क्यों नहीं किया? अब आपको लगता है कि हम ये मुद्दा उठाएंगे और लोग तुरंत हमको हाथों हाथ ले लेंगे, कंधे पर बिठाएंगे और ले जाकर प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर बिठा देंगे। ऐसे होता नहीं, राजनीति चलती नहीं, सार्वजनिक जीवन चलता नहीं, समाज ऐसे चलता नहीं। समाज के लोगों को, आम लोगों को नासमझ समझ के अगर आप कोशिश करेंगे कि हम ही सबसे बुद्धिमान हैं, हम जो समझाएंगे वही लोग समझेंगे, हम जो कहेंगे वही लोग मानेंगे, तो ऐसा होता नहीं है, ऐसा होगा भी नहीं।
ये बात जितनी जल्दी राहुल गांधी और उनके सलाहकार समझ लें उतना अच्छा है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।